चलो ऋतुचर्या खत्म हो गई है। अब आज नया चैप्टर अष्टांग हृदय 4th चैप्टर रोगानुत्पादनीय अध्याय। रोग अनुत्पादनीय अध्याय, रोग ना होना। ठीक है, स्टार्टिंग में जब सूत्रस्थान लिखा गया हुआ है, चाहे चरक संहिता में, चाहे अष्टांग हृदय में, चाहे सुश्रुत संहिता में, तीनों बृहत्त्रयी में, उसमें क्या हुआ, पेन से बुक पे मत लिखा करो, बहुत गंदा लगता है, पेंसिल से लिखा करो, या आप कोई पेपर रख लो, स्टिकी नोट्स वहाँ पे चिपका लिया करो, ख़राब लगता है। ठीक है, तो सूत्र स्थान जो है वो स्वस्थ रहने के लिए मेनली बताया हुआ है। बहुत कम मेडिसिन में भी आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी इसमें। उसमें अब रोग से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी कॉमन चीज़ रोग उत्पन्न कर सकती है। रोग अनुत्पादनीय अध्याय अथा तो रोगानुत्पादनीय अध्याय में आख्यास्यामः इति यस्माः आत्रेयादयो महर्षयः। अब इसके बाद रोगानुत्पादनीय अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा हुआ था। ठीक है, पहला श्लोक जो है इम्पॉर्टेंट है, रट लेना एग्ज़ाम के लिए। वाइवा में ऐसे नहीं भिगोया जाता बेटा। जो पहले चैप्टर, ये पहला जो श्लोक है, वेगान्न धारयेत विण धारयेत वात विण मूत्र शवथु तृट शुधाम। ठीक है, निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा श्रुत शर्दी रेतसाम। पढ़ा? इसमें अधारणीय वेग है। ठीक है, पहले पूरे चैप्टर का ये समराइज सुन लो। दो प्रकार के वेग कहे हुए हैं। वेग मतलब नेचुरल अर्जेस, नेचुरल अर्जेस मतलब जो स्वाभाविक एक वेग आते हैं उन्हें कहते हैं। स्वाभाविक जो एक सेंसेशन होती है, जैसे भूख हुआ, नींद, प्यास, इन सबको नेचुरल अर्जेस कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ नेचुरल अर्जेस हैं जिनको रोक के रखना है, और कुछ नेचुरल अर्जेस हैं जिनको रोकना नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। और दोनों ही कंडीशन में व्याधि ही होनी है। अगर उसके अपोजिट किया गया, जैसे अधारणीय वेग, इनको नहीं रोकना है, अगर इनको रोका गया तो रोग होंगे, और रोग होंगे तो उससे रिलेटेड उसकी चिकित्सा बताई हुई इसी चैप्टर में ही। ठीक है, चिकित्सा भी बहुत सिंपल बताई हुई है। अगर वो रोग बहुत बढ़े हुए मिले तब नहीं, वरना चिकित्सा सिंपल ही है एकदम। ठीक है जी, ठीक है। तो पहला जो ये श्लोक है ये अधारणीय वेग, स्टार्ट हो गया। पहला श्लोक जो है ये अधारणीय वेग है। इसमें है अपान वायु, वात जो लिखा है उसको अपान वायु। ठीक, मल मूत्र शवथु, शवथु मतलब छींक को कहते हैं, तृट मतलब प्यास, क्षुधाम मतलब भूख, निद्रा मतलब नींद, पता ही है आपको, कास मतलब खांसी, श्रम श्वास होता है मतलब श्रमजन्य श्वास। जब आप, अच्छा इसको बाद में एक्सप्लेन करते रहेंगे। ठीक है, श्रमजन्य श्वास ऐसा समझिए। जृंभा जो लिखा हुआ है यॉर्निंग को बोलते हैं, जिम्भाई जिसको बोलते हैं। अश्रु, अश्रु मतलब आंसू, छर्दी उल्टी होना या वमन होना, वॉमिटिंग, एंड रेतस लास्ट का, रेतस मतलब शुक्र। इनका वेग का धारण नहीं करना है। अगर वेग धारण किया तो क्या होगा, रोग होंगे, रोग होंगे। ठीक है, श्लोक नंबर 2 से लेके श्लोक नंबर 20 तक, ठीक, यहाँ तक का देखेंगे पहले। पूरा एक साथ में मैं बताते चल रही हूँ। यहाँ तक सारे वेग, जिस अपान वायु से लेकर रेतस तक, वेग के नाम याद होने चाहिए, उनसे होने वाली जो व्याधियाँ हैं वो याद होनी चाहिए, उसमें जो दी जाने वाली चिकित्सा है वो याद होना चाहिए। कुछ कुछ बुक्स अभी आई हुई हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान की, जिसमें इंग्लिश नेम लिखे हुए हैं, है ना, आप जो चलती है आपके कॉलेज में, पर उसमें जो इंग्लिश नेम व्याधियों के लिखे हुए हैं दैट इज़ वेरी रॉन्ग। आप उस पर बिल्कुल मत जाइएगा। हिंदी का वर्ड देखिए, जो संस्कृत में वर्ड जो बताए हुए हैं व्याधि की वो देखिए, और उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला वेग देखिए है अपान वायु। ठीक, अपान वायु के वेग का धारण नहीं करना है। यदि इस वेग का धारण हुआ तो क्या, सबसे पहली व्याधि बताई हुई है गुल्म, दूसरी उदावर्त, तीसरी शूल, क्लम, उसके बाद वात मूत्र शकृत संग। ठीक है,
दृष्टि और जाठराग्नि का नाश, हृदय रोग की उत्पत्ति। इसमें दृष्टि, जाठराग्नि का नाश, हृदय रोग की उत्पत्ति और गुल्म, इन सब पे अंडरलाइन कर लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर अपान वायु का वेग धारण लिख रहे हैं, उदावर्त नहीं भैया, गुल्म, दृष्टि और जाठराग्नि का नाश और हृदय रोग की उत्पत्ति ऑलरेडी डार्किन में लिखा। अगर आप अपान वायु के आ रही हो अगर अपान वायु के वेग धारण लिख रहे हैं तो ये 3-4 चीज़ें आपको कंपलसरी लिखनी ही है, एक्सपेक्टेड होती हैं कि यू हैव टू नो अबाउट दिस। अब इसमें कौन सी व्याधि ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? ये कौन सी व्याधि नहीं आ रही? कल्म नहीं, वो क्लम है। चलो, गुल्म क्या होता है हमको बताइए फिर। चलिए, तो कुछ नहीं आ रहा है आपको, आप ब्लैंक हो जाइए। ब्लैंक पेपर पे लिखना आसान होता है ना? ब्लैंक पेपर पे लिखना क्यों आसान होता है? जब कुछ लिखा है नहीं तो। और अगर खुद ही पढ़ लिख के आए रहोगे तो कुछ ना कुछ गोदा गादा करे रहोगे उसमें, ठीक है, तो उसको मिटा के हमें लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा ब्लैंक रहो। ठीक, पहली व्याधि गुल्म। गुल्म का अर्थ होता है, जैसे अगर आप आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गुल्म देखेंगे तो एब्डोमिनल एरिया। एब्डोमिनल एरिया देखो, लोग कहते हैं ना उदर लंब, पेट सबसे पहले बढ़ता है आगे जब ये मेद वृद्धि होती है या फिर मोटापा बढ़ता है। तो पेट आगे क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोई बोन का सपोर्ट नहीं है और सारे ऑर्गन वहीं रख दिए गए हुए हैं। और में है मतलब एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि भारत में अकाल पड़ा था, तो इसलिए वहाँ की जो जीन है वो रेजिस्टेंस हो गए। जैसे फूड को देखते हैं वो कहते हैं कि अपना एब्जॉर्ब कर लो, न जाने कब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अब मैं बताती हूँ आपको उसमें रीज़न क्या है। हमारी बुद्धि, तुम टॉपिक से हमको भटका दिए हो। हम गुल्म बताने जा रहे थे, तुम हमको जीन बताने लगे। देखिए क्या होता है, हम जो खान पान करते हैं वैसी हमारी बुद्धि होती है, खान पान जैसा रहता है हमारा। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्या नाम इसका, लालसा बढ़ती चली जा रही है। लालसा, मनुष्य एक बहुत लालची प्राणी है। अगर आपको एक सामान दे दिया गया तो आप उसके बाद नेक्स्ट वाले लेवल के उसी सामान की लालसा करने लगेंगे, है ना? पहले हम उसी में सुखी रहा करते थे, बट प्रोग्रेस की जो भूख थी, जो आक्रमण कर करके लोगों ने लगाई, वो अभी भी टिकी हुई है। उसके चलते हम इसमें भी आगे बढ़ते गए और अपना छोड़ के दूसरों को अपनाने की, कि ही और शी और दैट कंट्री और दैट थिंग इज़ वेरी गुड दैन अस, उस चक्कर में हम पीछे होते जा रहे हैं। इंडियन जो एक कल्चर का जो क्लोथ्स है इतना प्रॉपर बनाया गया हुआ है, कॉटन होना चाहिए, है ना, जीन्स नहीं होनी चाहिए, और उसके चलते कितनी बीमारियां आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स पहनना एक फैशन हो गया ना, है ना, फैशन। और अगर नहीं पहनेंगी, मैं नहीं पहनेंगी की बात इसलिए कर रही हूँ, उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जीन्स के लिए, है ना। और जीन्स वहाँ पाश्चात्य सभ्यता में क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहाँ कोल्ड ज़्यादा होता है, उससे बचने के लिए पहनते हैं। ठीक है, और ये किस 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 जेंडर में आया था? सबसे पहले मेल जेंडर में आया था। वो भी क्यों आया था? क्योंकि उनके जेनाइटल ऑर्गन का जो है प्रोटेक्शन करने के लिए, शुक्र का प्रोटेक्शन करने के लिए आया हुआ था। फिर वो धीरे धीरे उसको फीमेल में गया, फीमेल के बाद में फिर अपने अपने देश में आया, तो उससे हीटिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, वो कूलनेस नहीं रहती है। तो शारीरिक और मानसिक दोष और रोग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर अगर गर्म हुआ है तो मन हमेशा गर्म रहेगा और चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है। उसको कंपनसेट करने के लिए और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ये चीज़ें बढ़ती रहती। ठीक है, ये बहुत बड़ी कथा है, ये इतने छोटे में मत निकालो कि जीन्स ऐसा होता गया, अकाल पड़ा हुआ था। इट्स वेरी फेक स्टोरी। इतना पढ़े हो, इतने में इतनी अफवाहें फैलती हैं कि हम क्या बताएं। ठीक है, हाँ भाई, जल गगरी छलकत जाए टाइप का, है ना। चलिए, अपान वायु, इसको तो पी सकते, कोई वो नहीं है ना। अपान वायु में सबसे पहली व्याधि आती है गुल्म। उदर भाग में कहीं भी उत्सेध हो जाना,
छोटा सा। एक्चुअल में इसको कभी कभी लोग कहते हैं कि जैसे लंप टाइप का हो जाता है, लेकिन गुल्म का विशेष स्थान उदर भाग बताया हुआ है, जिफिस्टर्नम के नीचे, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, ये पार्श्व पूरा, ठीक है। ये एरिया में यदि कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल उत्सेद दिखाई देता है और वो वात से भरा हो या वात उसका कारण हो तो उसे गुल्म कहा गया हुआ है, ठीक है। उदावर्त मतलब वायु की गति शरीर में कहाँ कैसी बताई हुई है, अनुलोम या प्रतिलोम? मतलब अनुलोम मतलब है कि जिस साइड से वो निकलता है, नहीं ऊपर की ओर। अनुलोम मतलब, हाँ अच्छा छोड़ो ये चीज़। वायु की गति लोक में कैसी है? लोक ऊपर से नीचे की ओर। तुम जब हवा ऊपर चलाते हो तो नीचे आती है, या धुआं तुम्हारा नीचे जाता है? धुआं ऊपर जाता है। तब फिर वायु की गति लोक मतलब प्रकृति में कैसी है, तो अपवर्ड्स है, लेकिन शरीर में उसकी गति मोस्टली नीचे है। ऊपर से मतलब ये कहा जाता है जिधर से फीकल मैटर निकलता है तो ऊपर से नीचे की ओर गति होती है, उसे अनुलोम कहेंगे। और जब वही डकार के रूप में बाहर निकलने लगे तो प्रतिलोम कहेंगे। हमने क्या कहा, वायु की गति शरीर में मोस्टली डाउनवर्ड्स है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए वो अपवर्ड्स है, लेकिन बाकी वो डाउनवर्ड्स ही है। प्राणवायु अन्न का ग्रहण डाउनवर्ड्स, ठीक है। अपान वायु निष्क्रमण क्रिया बाहर की तरफ, अनुलोमन मतलब नीचे की तरफ। ये उदावर्त बताने का सबसे कॉमन तरीका है। अपान वायु का ऊपर की तरफ गति हो जाना। अपान वायु को किस तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ। अपान वायु का सबसे श्रेष्ठ कार्य है, ठीक है, निष्क्रमण करना। समय क्या डिलीवरी के टाइम भी अपान वायु का केवल डिलीवरी के टाइम, मैंने क्या कहा, निष्क्रमण क्रिया। निष्क्रमण मतलब कुछ भी निकालेगा ये, मूत्र, पुरीश, आर्तव, गर्भ, सब निकालने की प्रक्रिया। ये शुक्र, क्रोध, ये तो यहाँ आ गया ना, अपान वायु की बात हो रही है, अपान क्षेत्र की बात करो भाई। ये निष्क्रमण क्रिया का कार्य है, ठीक है। क्रोध निकालने की क्रिया रज से होगी। स्वेद व्यान वायु का कार्य रहेगा ना, तो आप सर्व शरीर व्यापी पहुंच गए। निष्क्रमण क्रिया है, निष्क्रमण कार्य बताया हुआ है, मूत्र, पुरीश, आर्तव, शुक्र, गर्भ, इन सबको बाहर निकालता है। कब? हाँ, उचित समय आने पर। यदि वो किसी भी तरीके से आए और निकल गए, आए और निकल गए, तो उसको लूज मोशन में चेंज कर दोगे अगर मल का हुआ तो। अगर यूरिन ब्लैडर में आया तुरंत निकल गया, ब्लैडर में आया तुरंत निकल गया, अपान वायु अपने बहुत अच्छा काम कर रही, आया निकल गया, आया निकल गया, तो आप उसको किस में ले लेंगे, व्याधि में ले लेंगे, फ्रीक्वेंटली मिक्चुरेशन इसमें ले लेंगे ना। और अगर आर्तव आता ही रहा बन रहा है, आता ही रहा, तो उसे क्या कहेंगे, मेट्रोरेजिया में पहुंच जाएंगे। और गर्भ ठहरा नहीं कि निकल गया, मिसकैरेज हो गया ना। इसलिए ये चीज़ जरूर जोड़नी है अपान वायु के कार्य में कि समय आने पर, परिपक्व काल में, परिपक्व काल में ही वो बाहर निकालने का कार्य करेगा, ठीक है। ब्लैडर जब फुल होगा तब यूरिनेशन होगा, रेक्टम जब फुल होगा, प्रेशर बढ़ेगा, सेंसेशन आएगी, तब वो मल बाहर आएगा, है ना। गर्भ का काल जब पूरा होता है, 9 मंथ कंप्लीट होगा, तब वो निष्क्रमण का कार्य करेगा। उदावर्त का क्या, व्याधि का क्या है, ये अपवर्ड्स कर देता है, ठीक। तो यहाँ ऊपर की साइड में मोस्टली यहाँ डायफ्राम की जगह में पेन होने लगता है। और लोग जो आपके पास में कभी पेशेंट आए, उस दिन वो आया नहीं था, कह रहा था यहाँ पेट में दर्द हो रहा है, अपवर्ड्स मतलब जहाँ ये आमाशय, लीवर, इस समय तो काफ़ी उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होती है। लीवर तो नहीं बढ़ गया, हाइपर एसिडिटी तो नहीं हो रही है, इसलिए तो पेन नहीं होगी, लेकिन उदावर्त भी एक सिम्टम हो सकता है उसका, ठीक है। शूल, जब शास्त्र में शूल केवल आता है तो वहाँ पे उदर शूल ही ले लिया जाता है, ठीक है। क्लम मतलब होता है बिना किसी एक्सर्शन के थकान फील करना, ठीक। वैसे तो एक्सर्शन होगा या दौड़ोगे भागोगे तो थकान आएगी ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लेथार्जिक सा फील होता है, कमजोरी सी लगेगी, करते कुछ नहीं, हाँ फिर भी थकान। जिनको अभी मैंने कॉल किया था, पूछा था कैसे हैं आप, तो वो उनकी व्याधि के अकॉर्डिंग है, बोन मैरो कैंसर, इस वजह से उनको ऐसा होता है। जब बीच में वो लैम्डा कापा इधर उधर जाता है तब उनको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्लम नॉर्मल स्थिति है, स्वस्थ के लिए चल रहा है, हम व्याधित नहीं लेंगे अभी, हम स्वस्थ की बात है। वात, मूत्र, शकृत, संग मतलब इन सब का
ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, जब अपान वायु की को रोका जाता, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है तब, ठीक है। दृष्टि और जाठराग्नि का नाश हो जाता है, नो रिलेशन, अपान वायु का और दृष्टि से कोई रिलेशन नहीं है। जाठराग्नि का रिलेशन एक बार कह सकते हैं, लेकिन दृष्टि का कोई रिलेशन नहीं, इसलिए मैंने कहा इसको याद कर लेना, ठीक है। हृदय रोग की उत्पत्ति होती है जब उदावर्त होगा तो उसके बाद यही वाला होगा, लास्ट वाला, प्रेशर पड़ता है ना, वायु जब अपवर्ड्स आई उसके बाद सारे वायु को ऊपर ढकेलती रहती है, वो धक्का देती रहती है, तो उस पर हार्ट पे भी प्रेशर होता है, तो हृदय रोग की उत्पत्ति। हृदय रोग क्या है? डिजीज़ रिलेटेड टू हार्ट। अब कुछ भी हो सकता है उसमें, पेन भी हो सकता है, एंजाइना पेन भी हो सकता है, फिर उसके बाद फिर ये हाँ मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होगा, कुछ भी ले सकते हैं। हृदय रोग मतलब कि रिलेटेड हार्ट डिजीज़, बात ख़त्म, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि वही बात आपको केवल छोटा सा शूल भी ला सकता है, वही बात आपको पैरालिसिस तक भी ले जा सकता है, इसलिए इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अब इसमें चिकित्सा क्या देंगे? वर्ती का उपयोग करेंगे, अभ्यंग करेंगे, अवगाहन करेंगे, स्वेदन देंगे, बस्तीकर्म का उपयोग करेंगे। सबसे पहली चिकित्सा वर्ती। वर्ती क्या होती है? ऐसे कर रहे हो, हाँ कर रहे हो या ना कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। नो का है ये। अच्छा, वर्ती मतलब सपोजिटरी सुना है? आईसीयू के पेशेंट से कभी मिले हो, कभी देखा है, कभी इंट्रोड्यूस हुए हो? जब उनको मोशन नहीं पास होते हैं तो उनके गुदम मार्ग में एक सपोजिटरी रखी जाती है, जिससे वो मोशन का सेंसेशन होता है और बाहर आती है मोशन। एनिमा तो नहीं? एनिमा नहीं है, एनिमा इज बस्ती थिंग, एनिमा इज अ काइंड ऑफ बस्ती, काइंड ऑफ बोल रहे हैं, इट इज नॉट टोटली बस्ती। तो वर्ती फिर क्या है? वर्ती मतलब कि मेडिकेटेड मेडिसिन। जब मेडिकेटेड बोलूँ तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसमें कोई मॉडर्न मत ठूस देना, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन से प्रोसेस की हुई जो वर्ती होती है, मतलब जो ये कॉटन और बैंडेज में लगाई हुई, उसको गुदमार्ग पे रख देते हैं, जिससे उससे सेंसेशन आती है। समझ गए ना? वही तो बताने की कोशिश कर। दादी नहीं, लेकिन दादी उसको बना के वही बढ़िया डाली। वो बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है। सो मतलब वो स्मॉल काइंड ऑफ, ठीक है। हाँ, अभ्यंग, अभ्यंग देंगे। अभ्यंग की बात आ रही है अपान वायु में, तो कहाँ अभ्यंग देने वाले हैं आप? स्थानिक भी हो सकता है, सर्वांग भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्होंने अवगाहन बोला हुआ है, तो स्थानिक होगा। स्थानिक स्नेहन स्वेदन कैसे करते हैं? अवगाहन यहाँ दिया हुआ है। अवगाहन मतलब सिड्स बाथ या टब बाथ बोलते हैं, ठीक है। नाभि तक ऐसे पैर ये फोल्ड करके गर्म पानी या मेडिकेटेड जो गॉथ होता है उसमें बैठने के लिए बोलते हैं, ताकि नाभि के नीचे पूरा वो जल में डूबा रहे। इसको अवगाहन बोलेंगे, सिड्स बाथ या टब बाथ। अभ्यंग उसी एरिया पे, ठीक है, मतलब जो कटी प्रदेश है वहाँ पे अभ्यंग करके अवगाहन देते हैं। स्वेदन भी दे सकते हैं, यदि अभ्यंग सर्वांग हुआ है तो आगे स्वेदन भी सर्वांग होगा, डिपेंड्स, ठीक है। बस्तीकर्म का उपयोग करते हैं। अपान वायु जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो वो हैबिचुअल हो जाती है, ठीक है, और ये बस्तीकर्म का प्रयोग करने से वो डाउनवर्ड्स होने लगती है, क्योंकि बस्तीकर्म वायु की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। आई हुई थी आपके एग्ज़ाम में ना, आया हुआ था ना एग्ज़ाम में, हाँ। तो श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। श्रेष्ठ शमन चिकित्सा क्या है वायु की? समन मतलब जो रोग उत्पन्न हुआ है उससे बॉडी में ही दबा देना। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया हुआ है। श्रेष्ठ शमन चिकित्सा वात पित्त कफ की, श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा वात पित्त कफ की। सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपके वाइवा का। मैम ये पढ़ा है वात के लिए कुछ, वात के लिए तैल, हाँ तैल, पित्त के लिए घी, कफ के लिए मधु, वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन। ये फिर शोधन की चिकित्सा वो हुई शमन की चिकित्सा। हाँ, ध्यान रखो ये चीज़ें, ये बार बार पूछी जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन ट्रिकी आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको लगता है कि आप नहीं बता पाए हैं, आपको आता नहीं है, लेकिन आपको आता रहता है, ठीक है। अच्छा, अपान वायु आज आपने रोकी और कल को ये व्याधि हो जाएगी? बहुत लंबे समय। हाँ, ये कंटिन्यूएशन होता है।
जैसे अभी जब मल मूत्र इन सब पे जब आप आएंगे तो आप याद करेंगे कि स्कूलिंग टाइम में हर एक बच्चे ये चीज़ से गुज़रते हैं, ठीक है। मोशन आई हुई है, टीचर ने मना कर दिया कि मत जाओ, नहीं अभी मेरी क्लास है, तुमको हर क्लास में जाना होता है, ये काम अगर कह दिया तो बच्चे कैसे जाएंगे, डर जाते बैठ जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ द वेग विधारण, अधारणीय वेग का, नेचुरल सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। मल का देखिए, मल मल मतलब पुरीश, मतलब स्टूल, मतलब मोशन, इसको भी नहीं रोकना चाहिए, जब भी वेग आए तुरंत चले जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो क्या होगा, इसमें अंडरलाइन करो, पिंडिकोद्वष्टन में, शिरोरुजा में, हृदय का उपरोधन में, उपरोधन, हाँ अंडरलाइन हो गया, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछे जाते हैं, मोस्टली बच्चों को नहीं याद आता है, ठीक है। तो अगर मल वेग का विधारण होता है तो पिंडिकोद्वष्टन होगा। पिंडिकोद्वष्टन मतलब पेन इन काफ मसल्स, या ऐठन होती है। काफ मसल्स पता है ना, घुटने के नीचे पीछे जो मसल्स होती हैं, घुटना आगे साइड और एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड ना, पोस्टीरियर घुटने के पीछे जो बाहर की मसल निकली होती है, दिखा, उसी को काफ मसल्स कहते हैं, उसी को पिंडलियाँ कहते हैं। वहाँ पे ऐठन होना या पेन होना, उसे पिंडिकोद्वष्टन कहेंगे। नेक्स्ट बताया है इन्होंने पिंडिकोद्वष्टन प्रतिश्याय शिरोरुजः। प्रतिश्याय मतलब रनिंग नोज, ये देखा है बचपन में, है ना, हाँ एग्जैक्टली ऐसे वाला, सब अपना अपना याद करो, ठीक है, कि कौन कैसे पहुँचता था, नाक बहती रहती थी, उसे कहते हैं प्रतिश्याय। शिरोरुजा मतलब पेन इन हेड रीजन। अब मोशन रोकने से पेन इन हेड रीजन कैसे हो सकता है, बट होता है, कहते हैं गैस बन जाती है, दिमाग के ऊपर चढ़ जाती है, कुछ भी कह सकते हो, जिससे उदावरत उन्होंने बताया वैसे ही उसको भी समझ लो कि हाँ गैस चढ़ गई सिर पे लेकिन होता है। शिरोरुजा होता है, पिंडिकोद्वष्टन ये तब होता है जब कंटिन्यूएशन हो जाता है मल वेग का धारण करने में। ऊर्ध्व वायु, ऊर्ध्व वायु मतलब वायु का ऊर्ध्व गति हो जाना, फिर से वही उदावरत जैसा ही है, पर वो व्याधित रूप नहीं आएगा। क्या होगा, केवल और केवल ऊर्ध्व वायु जाएगी और पेन हो सकता है उस एरिया में, ठीक है। परिकर्तिका, व्हाट इज परिकर्तिका, गुदमार्ग मतलब एनल रीजन में कैंची से काटने जैसी पीड़ा होना, परिकर्तिका, काइंड ऑफ फिशर, ठीक है, फिशर में जैसे होता है कट हो जाता है, वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। हृदय का उपरोधन मतलब जैसे लगता है हृदय को बांधा गया हो, गीले कपड़े से ऐसे लपेट दिया गया हो, ऐसा फील होना, ठीक, समझ में आ रहा है। फिर तुम खो गए, नहीं तो उसमें देख रहे हैं। अच्छा, अपनी भी बुक में देखते चलो, अगर कुछ रहा देखो, 3-4 बुक देखो तब जाके समझ में आएगा उसमें, ठीक है। कहीं कहीं कुछ अलग लिखा हुआ है आपकी बुक में, अगर आप अपनी बुक से पढ़ने वाले हैं तो उसमें क्लियर करते रहिए, उसको कट करते रहिए जो खला। हाँ इसमें भी है, आगे है, आगे है भैया, हाँ मुख से मल प्रवृत्त होना, इट इज़ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन, कि मल का मुख से प्रवृत्त होने लगना मतलब उल्टी होने लगना, किस चीज़ की, स्टूल की, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन होती है ये, ठीक है। और जो पूर्वोक्त वात रोध जन्य गुल्म उदावर्त आदि विकार बताए गए थे अधोवात से ऊपर अपान वायु वाला, उसी को भी इंक्लूड कर लेना इसमें, ये तो एक्स्ट्रा बताए गए हैं, वो अपान वायु वाला भी इंक्लूड करना। और चिकित्सा क्या दोगे इसमें, मल भेदक अन्नपान का उपयोग कराएंगे। मल भेदक अन्नपान मतलब, मल भेदक अन्नपान की, अब तो क्लिनिक आ रहे हो लड़के, तुम तो बता ही सकते हो, बताओ ना मल भेदक अन्नपान मतलब क्या। जो मल का भेदन करे, ऐसे अन्न देने हैं, ऐसी औषधियाँ देनी है, ऐसा पान देना है जो मोशन प्रॉपर निकालने, हाँ जो क्रिएट करे मोशन की सेंसेशन। अरे नहीं बोले मतलब कि हम जब पूछे तब भी नहीं बोलोगे,
ऐसे ही वाइवा में भी बैठे रहोगे, हम समझ रहे हैं इसीलिए नहीं बता रहे, ये क्या बात होती है? मार्क्स भी ऐसे ही मिलेंगे फिर। समझ रहे हो तो बताओ, अगर पूछा जा रहा है तो उसमें अपनी ही ने हम समझ गए इसलिए हम नहीं बता। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूत्र वेग धारण। ठीक, मूत्र वेग में बताया गया हुआ है, मूत्र वेग के उपस्थित होने पे अंग भंग। अंग भंग मतलब अंग टूट जाएंगे, अंग में टूटने जैसी पीड़ा होगी केवल, कि अंग ऐसे टूट रहे हैं इस तरीके। अच्छा गुड। इसी वेग धारण से हाँ, फिर इसको समझ सकते हो। अश्मरी भी हो जाती है, अश्मरी मतलब कैलकुलस, कैलकुलस वो रीनल कैलकुलस कह सकते हैं, क्योंकि वो मूत्र वह स्रोतस में कहीं भी होगा, किडनी में भी हो सकता है, यूरेटर में भी हो सकता है, ब्लैडर में भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे अपना बढ़ाते जाना। बस्ती, मेढ्र और वंक्षण में वेदना होते रहना। क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, बस्ती, मेढ्र और वंक्षण में वेदना होना। बस्ती मतलब बस्ती वही कि एनाल के द्वारा हम किसी मेडिकेटेड ऑर्गन को डाल, बस्ती। यहाँ ऑर्गन की बात हो रही है बेटा, बैठ जाओ। यूरिनरी ब्लैडर को बस्ती कहते हैं। मेढ्र, मेढ्र मतलब पेनिस को बोलेंगे, प्रॉपर मेढ्र बोला हुआ है। वंक्षण मतलब वो एरिया जो है, वंक्षण पूरा वो बोलते हैं, सैक्रम एरिया। पूर्वोक्त वायु और मलावरोधजन्य विकार सब इसमें इंक्लूड कर लो। अपान वायु, मूत्र और मल मोस्टली सब में कॉमन होंगे सिम्टम, केवल ऑर्गन वाइज कुछ स्पेसिफिक बता दिए गए हुए हैं, वही आपको रट लेना है। अब जब मूत्र का देखेंगे तो अंग भंग याद कर लेना। बाकी अश्मरी इज़ वेरी कॉमन, अगर मूत्र बार बार वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब ब्लैडर में आ रहा है, और ब्लैडर और मेढ्र और वंक्षण में वेदना है तो डेफिनेट होता है। ठीक है, ये ऑर्गन रिलेटेड है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे? औपीड़क घृत, इसमें अंडरलाइन कर लो, औपीड़क घृत। ये कई बार इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि औपीड़क घृत किस वेग विधारण में देते हैं। शायद आप में पूछा भी गया था एग्जाम में, शायद में हूँ, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता नहीं, पिंडी को दोस्तों शायद पूछ लिया था हमने। चलिए, तो औपीड़क घृत मतलब भोजन से पूर्व और पश्चात दोनों टाइम पे जब हम घी पान करने के लिए देते हैं तब उसे औपीड़क घृत कहा जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है ट्रीटमेंट में, या तो पहले दे देते हैं या तो बाद में दे देते हैं, लेकिन जब दोनों टाइम दिया जाता है तब उसे औपीड़क घृत कहेंगे। ठीक, अभी यहाँ हम स्टॉप करेंगे तीनों में। और सबसे कॉमन चीज़ ये ध्यान रखना कि व्याधि इस चीज़ से भी हो सकती है, क्योंकि जब पूरा बीएमएस ख़त्म हो जाता है ना, तब लोग सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा स्थान पे ध्यान रखते हैं, चिकित्सा वाला ज्वर आया तो ज्वर चिकित्सा स्थान खोलेंगे, उद्गार चिकित्सा भी खोलते हैं, गुल्म चिकित्सा भी खोलते हैं, और हेतु वहाँ पे अपान वायु लिखा होता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं। फिर ये दिनचर्या में आप पूछेंगे तब पता चलेगा इट वॉज वेरी कॉमन कॉजेटिव फैक्टर, कि पेशेंट बरसों पहले से, मतलब बचपन से उसको मूत्रवेग रूप धारण करने की आदत थी। ठीक, उस पर ज़रूर ध्यान देना। सूत्र स्थान नहीं भूलना, इट इज़ ऑल्सो अ ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ थिंग। धारण का कुछ प्रोस्टेट में इफेक्ट पड़ता है? ओल्ड एज हुआ तो नहीं, अगर बचपन से कर रहे हैं, और जैसे मैम कुछ पर्सन होते हैं पार्टिकुलर, वो कम एज से ही, मतलब मान लीजिए कि मैरिड नहीं हुई है, फर्स्ट मैथुन कर रहे हैं, रेतस में बताएंगे उसका, लास्ट में रेतस है शुक्रवेग धारण का, तब उसमें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे वेग धारण लिखे हुए हैं और उसका वहीं पे बताएंगे। यूरिन का प्रोस्टेट से ओल्ड एज में ही केवल रिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जब देखेंगे तो मसल से रिलेटेड है, टोनिंग मसल्स, वहाँ पे जब लूज़ हो जाती है तभी प्रोस्टेटोमेगेली का मेन कॉज बनता है। समझ में आया? मसल्स वहाँ पे, और बचपन में और युवावस्था में टोनिंग रहती है मसल्स की, पूरी बॉडी में मसल टोन रहती है। जब एक कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है, तब प्रोस्टेटोमेगेली आती है। ठीक है, समझ में आ गया? या मांस से रिलेटेड, मांस धातु से रिलेटेड कोई व्याधि हो तब उसमें आ सकती है। अगर व्याधित अवस्था है इसके पहले, तब ये उसका सिम्टम, मतलब ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है प्रोस्टेटोमेगेली अदर एज में, वैसे ये ओल्ड एज में ही होता है। ठीक।